दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये एक ज्योतिषीय चैनल है, एस्ट्रोलॉजिकल चैनल, और हमने इसमें कई वीडियो भी शेयर की। तो आइए इस ज्योतिषीय ज्ञान या चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमें इसके नाम से पता चलता है, ज्योतिष, हमारे बहुत सारे अनुभव के बाद हमें ये पता चल गया नाम से कि ये ग्रहों का अध्ययन है, ये समय की गणना है, ये धर्म से जुड़ी हुई है, इसका धर्म से कोई रिलेशन है, आम मनुष्य की ज़िंदगी में कोई ज़्यादा इसका परिणाम नहीं है, क्योंकि धर्म से तो हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत गहरे जुड़े हुए हैं, रोज़ भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको क्या मिलता है। तो हमने इससे थोड़ा ध्यान हटाया और हम वैज्ञानिकता की दौड़ में तेज़ तेज़ भागने लगे और हमने प्रोफेशन एजुकेशन को पूरी तरह से मद्देनज़र रख लिया। आज अगर आप किसी के बच्चे को पूजा पाठ भी बताएंगे तो कहेंगे अरे नहीं, इसका 10 दिन बाद जो है वो एग्ज़ाम है, आप इतने बड़े बड़े मंत्र और इतने ज़्यादा मत बताइए, ये अभी नहीं करेगा, एग्ज़ाम के बाद कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो इसका एग्ज़ाम पे ध्यान देने दो। अब ये नौबत है। लेकिन हमें इसमें ये समझना है कि आखिर हमसे ऐसी कौन सी चूक होती है कि हमें परिणाम नहीं मिलते। दोस्तों, ज्योतिष का एक नाम और भी था, एक प्रयोग और भी था जो हुआ और जो हमसे गलती से नज़रअंदाज हो गया। ज्योतिष का वो नाम था काल पुरुष। काल महाकाल का अंश है, काल ही है जिसे हम समझते हैं। महाकाल ने काल के रूप में अपने आप को हमारे सामने साक्षात प्रकट किया हुआ है, जो हमें दिखता है, जो हम समझते हैं। हमें 24 घंटे दिखते हैं, हम 24 घंटे समझते हैं। हम आने वाले सालों साल का प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि आने वाले सालों साल हमारे समझ और अनुभव में होते हैं। हमें पिछली भी बहुत सारी तारीखें और दिन, घटनाएं हमें याद रहती हैं। ये काल है, ये महाकाल का ही अंश है। जब हम महाकाल को पूजने उज्जैन जाते हैं तो हम काल को बिल्कुल भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने अपने ज्ञान और अनुभव से काल की गणना करके अपनी लाइफ के प्रोग्राम बना तो रखे हैं, बस महाकाल उसको ठीक करे। अरे आप किसी के बच्चे पर ध्यान नहीं दोगे तो वो बाप आपके ऊपर कैसे ध्यान देगा? ये तो ज़रा समझने वाली बात है। काल जो है वो महाकाल का ही अंश है, तो जब उसका अंश है तो उसके पुत्र जैसा ही हुआ। तो क्या हमारे लिए काल को छोड़ना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। अब आप इसको बिल्कुल इसी तरह से समझिए कि जब सारे देश, सारी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े देश अपना पूरा प्रोग्राम, बहुत बढ़िया प्रोग्राम, जैसा कि हम कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, बी पॉजिटिव, हमने सारे प्रोग्राम बी पॉजिटिव होकर बनाए, पर कोरोना काल में सारे धाराशायी हो गए, क्योंकि उस टाइम काल पुरुष के गर्भ में कुछ और लिखा हुआ था और अभी भी आगे क्या लिखा हुआ है इस पर हम ध्यान नहीं दे रहे, हमें देना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो काल पुरुष की कुंडली है, सबसे पहले इसे समझ लीजिए कि ये क्या है, तो ज्योतिष बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ज्योतिष में 12 राशियाँ होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वो एक घड़ी के उसकी तरह लिखी होती हैं। हमारी कुंडली में भी ऐसे ही लिखी होती हैं और हमें जो है वो ऐसे ही समझ लेनी चाहिए। इसी तरह से काल पुरुष की कुंडली भी होती है जो 1 नंबर से शुरू होती है, वो हमेशा एक ही नंबर से शुरू होगी, चाहे देश काल परिस्थिति दिन घड़ी कुछ भी हो, वो सदियों से आज तक एक ही नंबर से शुरू होती चली आ रही है। लेकिन हम जिस समय में जन्म लेते हैं, समय के जिस चक्र में जन्म लेते हैं, उस समय में सूर्य के सामने जो राशि पड़ रही होती है, क्योंकि सूर्य हमारे पिता हैं, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ हमारे पास है, तो सूर्य के सामने जो राशि पड़ रही होती है वो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड होती है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए हम उसको अपना पहला घर मान लेते हैं और उस आधार पर हम 12 घर लिख देते हैं। अब अगर मान लिया हमें कुछ देखना है, कुछ ऐसा देखना है हमारी कुंडली में कि हमारी कुंडली में हमारे पास्ट में क्या लिखा हुआ है, जैसे मान लिया हमें अपना चौथा घर देखना है, जो माता मकान वाहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो मान लिया हमारे चौथे घर में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन अगर हम काल पुरुष की कुंडली उस टाइम देखें और उसमें चौथे घर में बड़ा नेगेटिव लिखा हो, तो हमारे फल भी थोड़े बहुत ज़रूर बाधित होंगे। अगर हमारी कुंडली में योग बहुत मजबूत है तो ज़रूरी नहीं कि बाधित हों,
लेकिन अगर हमारी कुंडली में भी कुछ नेगेटिव लिखा हुआ है और काल पुरुष की कुंडली में भी कुछ नेगेटिव लिखा हुआ है तो कोरोना काल की तरह हमें थोड़ा ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है। ठीक बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारी कुंडली में कुछ खराब लिखा हुआ है और काल पुरुष की कुंडली में कुछ अच्छा लिखा हुआ है तो हमारे ऊपर थोड़ा परेशानी कम आएगी, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली को वर्तमान में अध्ययन किया जाना चाहिए। वो वर्तमान है और हमारी कुंडली पास्ट है। दोनों का तालमेल बिठा के ही बात पूरी होगी, अन्यथा अधूरी रह जाएगी। इसी को ज्ञानी पंडित पुरुष कहते हैं गोचर। ज्योतिष में इसको गोचर कहा जाता है। गोचर का मतलब वर्तमान, गोचर का मतलब काल पुरुष। अब काल पुरुष की कुंडली में जो लिखा हो उसको कैलकुलेट करके हम अपनी कुंडली के ऊपर लागू कर दें तो हमें बात पूरी समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, इसलिए ज्योतिष को जितना समझना ज़रूरी है उतना काल पुरुष को समझना ज़रूरी है। अगर हम काल पुरुष को समझ लेंगे तो बात पूरी हो जाएगी, और काल पुरुष को समझकर बात करेंगे तो हमें पंडित, ज्ञानी पुरुष, ब्राह्मण सब सुख देने के लिए ही तो बैठे हैं, वो देंगे ही। लेकिन एक बात और ध्यान में रखने वाली होती है, वो ये कि हर काम में, दुनिया के हर काम में, बड़ी बड़ी कंपनी के काम में, गवर्नमेंट के काम में, सब कामों में कुछ TNC टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। सभी कामों में होती हैं। हम और आप भी रखते हैं। हम बच्चे के सामने भी कई बार शर्तें रख देते हैं कि ऐसे करेगा तो ऐसे मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो TNC हर काम में, टर्म्स एंड कंडीशंस हर काम में होती हैं। इसी तरह से ज्योतिष में काल पुरुष की कुंडली में भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। मैं किसी ब्राह्मण के पास कुंडली दिखाने जा रहा हूँ तो उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। जैसे मैं किसी पंडित जी के पास कुंडली दिखाने जा रहा हूँ, अब पंडित जी को मेरी कुंडली में दिखाई दे जाए कि मेरे मन पर शनि राहु केतु का प्रभाव पड़ रहा है, तो पंडित जी तो समझ जाएंगे कि भाई इस व्यक्ति का पूरा समर्पण नहीं होगा, थोड़ा सावधान होकर बोलना है, ये ज़्यादा कैलकुलेशन निकालेगा, जो मैं कहूँगा हो सकता है उसका उल्टा भी समझ ले। तो पंडित जी खुद ही थोड़ा सावधान होकर बोलेंगे। हो सकता है उस टाइम वो देखने को ही मना कर दें कि भाई अभी तो समय नहीं है, अभी बड़ा उचित समय नहीं है, अभी शुभ मुहूर्त नहीं है, आप बाद में आ जाइएगा, ऐसा भी कह सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि अगर हमारी कुंडली में समय अच्छा चल रहा है तो हमें अच्छे पंडित जी मिल सकते हैं। अगर हमारी कुंडली में समय खराब है तो हमें खराब पंडित जी भी मिल सकते हैं। पंडित जी भले ही खराब ना हो पर हमें पंडित जी की बातें ही समझ में ना आए, पंडित जी जो कहें हम उसको और कैलकुलेट करके चले, हमारे ऊपर शनि राहु केतु का किसी का बुरा प्रभाव पड़ रहा हो तो हम उनकी बातों को गलत कैलकुलेट करके और घर पे आ जाएंगे। ठीक। फिर एक बात और भी होती है कि हमारी आस्था, श्रद्धा, समर्पण, निष्ठा कितनी है धर्म के प्रति, ज्योतिष के प्रति, ब्राह्मण के प्रति, वो भी हमारी सुरक्षा करती है, वो भी हमें सेफ रखती है। गिव एंड टेक करने में बहुत आसानी होती है। सबसे ज़्यादा तो वही जिम्मेदार होती है कि हम उसी से सब कुछ ले पाते हैं, उसी को सब कुछ दे पाते हैं जिसके प्रति हमारी श्रद्धा, आस्था, समर्पण या निष्ठा हो। अन्यथा तो जो लेन देन होता है वो सुखदायी नहीं होता। जैसे जब राम और रावण का युद्ध हुआ और रावण महाराज मरणासन अवस्था में लेटे हुए थे, तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बोला कि जाओ, रावण बहुत ज्ञानी ब्राह्मण हैं, उनसे ज्ञान ले लो, क्योंकि वो अंत समय में झूठ नहीं बोलेंगे, तो आप जाके उनसे ज्ञान ले लो। तो लक्ष्मण जी उनके सिरहाने पे जाके खड़े हो गए, सिर की तरफ जाके खड़े हो गए, तो रावण महाराज कुछ बोले ही नहीं। बहुत कोशिश की लक्ष्मण जी ने, लेकिन वो कुछ बोले ही नहीं। कारण क्या था कि रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को समझाया कि देखो, हम क्षत्रिय हैं, हम लोग ब्राह्मणों के शिष्य हैं, और रावण महाराज ब्राह्मण हैं, तो उनका आदर सम्मान करते हुए तुम उनके चरणों की तरफ आओ, चरण छू के नमन करो, फिर वो तुम्हें ज्ञान देंगे, ऐसे ज्ञान नहीं देंगे। तो ये हमारा मॉरल है, और ये काम फिर सच्चे मन से होना चाहिए। अगर ये दिखावे से हुआ तो रिजल्ट दिखावे जैसा ही आएगा, क्योंकि ब्राह्मण देखे ना देखे, ब्राह्मण समझे ना समझे, पर वो महाशक्ति तो देख समझ सब कुछ रही है। उसने तो आपके पीछे बहुत सारे CCTV कैमरे लगा रखे हैं। सबसे पहले आप ही अपने मन से कोई बात नहीं छुपा पाते, तो आपका मन उस महाशक्ति का ही अंश है। अगर आपके मन में कोई बात आ गई तो वो उसके मन में जाके छप जाएगी, ये तो पक्का है। तो इसलिए दोस्तों, हर चीज़ की TNC कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो हमें समझनी है। अगर हम उन्हें समझकर काम करेंगे और उसे सच्ची वैल्यू देंगे तो हमें रिजल्ट ना मिले, ये संभव ही नहीं है। प्रकृति महाशक्ति हमें परिणाम देने के लिए ही बनी हुई है, बैठी हुई है, और
हमारे जैसे तुच्छ जीवों की इच्छाओं का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, जो इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सी बनाकर बैठा हुआ है। अच्छी तरह से समझ लो, हमारी इच्छाएं तो बहुत ही छोटी हैं। हमारा अस्तित्व भी पेन की एक बिंदु के बराबर से भी कम है। और अगर हमारा अस्तित्व ही इतना कम है तो हमारी क्या मनोकामनाएं, क्या इच्छाएं, कितना ही तूफान मचा लें, उसकी कायनात हमारे लिए खुली पड़ी है। हम स्वच्छंद कहीं से कहीं तक भी कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते हम अपनी मानसिकता को छोटी छोटी उलझनों में ना बांधें। तो इससे आगे की चर्चा अगली वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।